हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसमें टॉपिक होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब आज हम लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा भाई। तो सॉल्यूशन अगर जैसे मैं बता रहा हूं सेम वैसे ही आप सोल्व करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, यानी कि फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो फुल सिलेबस कवर करेंगे हम, जैसे स्टेप्स आपको बताए जाते हैं सेम वैसे स्टेप्स अप्लाई करें आप। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं द गिवन इक्वेशंस आर। तो पहली इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 2x प्लस y और इक्वल टू 5 है। देखिए अगर आप क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो याद रखें कि आपके पास जो अगर इधर कोई टर्म्स है तो पहले इनको इधर ले आना है, मतलब इक्वल टू के इधर ले आओगे आप। अगर उधर है तो कोई टर्म कांस्टेंट टर्म अगर इक्वल टू के उधर है तो पहले इधर ले आओगे, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका जो कंफ्यूजन है कि भाई प्लस का 1 लेना है या माइनस का 1 जो आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे वो क्लियर हो जाता है। तो आप हमेशा ये चीज अप्लाई करें कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म को पहले इधर ले आए। तो प्लस का 5 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। सेम ऐसे ही 8 इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई 3x प्लस 2y और 8 को हम इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप यही है आपका कि यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म है तो पहले आप इधर ले आए, फिर कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि हमें प्लस का 1 लेना है या फिर माइनस का 1 लेना है। ठीक है, उसके बाद हम कंपेयर कराएंगे इनको जनरल इक्वेशन से। तो यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। थोड़ा याद कर ले आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकंड हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कभी भी हमें लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, जनरल फॉर्म में लिखना होता है, तो ये फॉर्म हम यूज करते हैं। तो अभी हम इनको इनसे कराएंगे कंपेयर, और कंपेयर कराने से हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, b1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 1। आप देख सकते हैं x के साथ यहाँ पर a1 है तो यहाँ पर x के साथ कितना था 2, तो a1 इक्वल टू 2 हो गया। y के साथ था b1 और यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कितना कोएफिशिएंट होता है, 1 होता है, तो b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सेम ऐसे ही c1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5। आप विद साइन लिखें, अगर प्लस की टर्म है तो प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस की टर्म है तो माइनस लगाना कंपलसरी है। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3, b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 और c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -8। तो ऐसा करने से हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई है। अभी हमें यहाँ पर चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। जो आप पिछली एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एक्सरसाइज 3.2 की तो पहले आप वो देखें, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो हम निकालने जा रहे हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालते हैं तब हमें पता लगेगा कि सॉल्यूशन कैसा है। तो क्या निकालेंगे भाई, a1 अपॉन में a2। तो a1 कितना है आपका 2 और a2 कितना है 3। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, b1 अपॉन में b2, तो b1 कितना है हमारे पास 1 और b2 कितना है 2। सेम इसी प्रकार से निकालेंगे c1 अपॉन में c2। तो c1 था -5 और c2 कितना है -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5/8 बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना आया है 2/3, b1 अपॉन b2 कितना है हमारे पास 1/2 और c1 अपॉन c2 कितना है 5/8 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशियो इक्वल नहीं है, तीनों के तीनों रेशियो क्या है, डिफरेंट है। तो तीनों डिफरेंट है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और तीनों अगर डिफरेंट है, तीनों इक्वल नहीं है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा भाई। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। सारी बातें लिख दें आप यहां पर, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और इक्वेशन कैसी होगी हमारी यहां पर, इक्वेशन आर
इक्वेशंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो अगर तीनों का तीनों रेशियो अगर डिफरेंट है आपका तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू होगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, मतलब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक कॉमन पॉइंट पर, और इक्वेशन कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगी। जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल होता है उसमें इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को। तो उसके लिए आपको दो में से कोई एक चीज याद रखनी पड़ेगी, या तो आपको याद रखना पड़ेगा BCAB, या फिर आपको याद रखना पड़ेगा 23/12। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, या तो आप याद रखें BCAB या फिर 23/12, तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए BCAB। ठीक है, BCAB अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे अप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, x y और यहाँ पर प्लस का 1 लिखेंगे। तो इस 1 की मैं बात कर रहा था, अगर आप कांस्टेंट टर्म को इधर रखते हो तो यहाँ पर -1 अप्लाई करना पड़ेगा, -1 यूज करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट टर्म को आप हमेशा इधर ले जाते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा यहाँ पर प्लस का 1 लिखें। अगर कांस्टेंट टर्म पहले स्टेप में आप इधर ले जाते हो तो ठीक है, तो आप ऐसे ही हैबिट डाल लो कि भाई कांस्टेंट को पहले इधर ही लेके आना है, तो हम यहाँ पर हमेशा फिर प्लस का 1 ही यूज करेंगे। अभी हम अप्लाई कर रहे हैं ये चीज, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BCAB, तो पहले क्या लिखा हुआ है B का मतलब होगा B1 B2। तो आपकी B1 और B2 की वैल्यू कितनी आई, B1 B2 की वैल्यू आई थी 1 2, B1 आपका 1 है, B2 कितना है 2, तो यहां पर लिख देंगे 1 2, थोड़ा गैप देके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है C का मतलब होगा C1 C2। ये रेशियो में निकाला था, ये तो केवल चेक करने के लिए निकाला था, ओरिजिनल वैल्यू ये है, इनको ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगला है तुम्हारा C का मतलब C1 C2, तो C1 कितना हो गया -5 और C2 कितना हो गया -8। ऐसे नेक्स्ट है आपका A का मतलब होगा A1 A2, तो A1 A2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और 3। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है भाई B का मतलब B1 B2, तो B1 B2 की वैल्यू कितनी है 1 और 2। ऐसे गैप देके लिख देंगे आप। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए तो बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी पहले भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम। देखिए कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तो -8 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा -8, माइनस अपनी तरफ से लगाना है। पहले आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, -8 को 1 से करेंगे -8 और माइनस अपनी तरफ से लगाना है। अब इनको करेंगे भाई, 2 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस का 10 आएगा, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। सेम ऐसे ही इक्वल टू का साइन लगाएंगे आप बीच में। अभी y के लिए सोल्व करेंगे, तो y के लिए सोल्व करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा माइनस का 15, माइनस अपनी तरफ से लगा लोगे पहले ही। ठीक है, अभी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर माइनस था। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, लेकिन माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 1 के लिए सोल्व करेंगे हम, तो 1 के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा कितना हो गया है 4, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो 3 1 जा 3 आ गया। तो यहां से मिला हमें x अपॉन माइनस का 8 प्लस का 10। भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अभी यहाँ पर y अपॉन में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 16 में से 15 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। सेम इसी प्रकार से 1 अपॉन में 4 में से 3 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो एक बार आप x की टर्म को 1 वाली टर्म के इक्वल रखें, फिर y की टर्म को 1 वाली टर्म के इक्वल रखें। तो x की टर्म को इक्वल रखते हैं तो x अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों साइड रेशनल नंबर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x, और 2 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई का यहाँ पर मतलब है इसका डेनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसका डेनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से। तो ऐसा करने पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 आ गई है। अभी y की टर्म को 1 की टर्म के इक्वल रख देंगे, तो y अपॉन में 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 हो जाएगा भाई। सेम यहाँ पर भी बीच में इक्वल टू का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y, और 1 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1 आ गई है। तो यही आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। सेम ऐसे आप स्टेप यूज करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका हाफ नंबर भी नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल। एक एक स्टेप लिख करके क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, आपको बता देता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, जो वास्तव में मेहनत करते हैं, उनके फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, हर साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगला एक और पार्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन आर गिवन इक्वेशंस आर, तो क्या इक्वेशन दी हुई है हमें 3x माइनस 5y और माइनस 20। जैसा कि मैंने बोला था अगर कांस्टेंट टर्म आपकी इक्वल टू के उधर है तो पहले आप इधर ले आए, ठीक है ना। सेम यहां पर क्या होगा 6x माइनस 10y और माइनस 40 इक्वल्स टू क्या हो गया है 0 हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, आपको इनको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग विद क्या था भाई हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही सेकंड क्या थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कराएंगे तो कांस्टेंट इनके कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है a1। पहले फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे आप, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो a1 इक्वल टू तो हो गया हमारे पास 3। ऐसे ही b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, याद रखें विद साइन लिखना है। ऐसे ही c1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास -20। सेम इसी प्रकार से a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 6, b2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई -10 और c2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास -40। ठीक है, अभी हम इनका निकालेंगे रेशियो। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा आपका 3/6, कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2 आ गया। सेम ऐसे निकालेंगे b1 अपॉन में b2, तो ये हो जाएगा आपका -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया भाई 1/2 आ गया। सेम ऐसे निकालेंगे हम c1 अपॉन c2, तो c1 हो जाएगा आपका -20 और c2 हो जाएगा -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 से 2 पर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू और साथ ही c1 अपॉन c2 की वैल्यू तीनों क्या है इक्वल है भाई। तो a1 अपॉन a2 भी आपका 1/2 आया, b1 अपॉन b2 भी क्या आया 1/2 आया और c1 अपॉन c2 भी क्या आया 1/2 आया। तो तीनों कंडीशन अगर इक्वल है, तीनों डिफरेंट होती तो यूनिक सॉल्यूशन और तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, मतलब काफी सारे सॉल्यूशन होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको केवल यूनिक सॉल्यूशन को ही सोल्व करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके केवल हम यूनिक सॉल्यूशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही नो सॉल्यूशन की अगर कंडीशन आती है तो उसको भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। एक बार रिवाइज करा देता हूं कि फर्स्ट था हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में जो होता था हमारा कैसा सॉल्यूशन होता था भाई, यूनिक सॉल्यूशन होता था। अगर तीनों डिफरेंट है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन थी आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों अगर इक्वल है, देखिए तीनों डिफरेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन और तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कुछ भी याद करने के लिए नहीं छोड़ूंगा, साथ साथ याद करा दूंगा आपको मैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, तीनों इक्वल है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, अगर कोई भी दो रेशियो इक्वल हो, ठीक है, तो मान लीजिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल्स टू है कि किसके c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा भाई, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखें। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट है, 4 में से आप सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो वही आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करना है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई करना है। अगर ये कंडीशन बनती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उससे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे मैनी सॉल्यूशन को। और नो सॉल्यूशन में तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं भाई। सेकंड के 2 पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, सेकंड पार्ट इससे थोड़ा इजी है बल्कि, तो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्या करना है हमें। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इनके कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। देखिए तो सॉल्यूशन बताए गए आपको,
तो आपको याद रखना है कि कंडीशन आपको गिवन है भाई। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता था, तीनों का रेशियो इक्वल होता था। तो यहां से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे और इक्वल रख देंगे, वहां से हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए पहले कंडीशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन को, द गिवन इक्वेशन आर तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y। जैसा कि मैंने बताया था कि कांस्टेंट अगर उधर है आपके पास तो आप पहले कांस्टेंट को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट को इधर ले आते हैं। प्लस का 7 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो गया है। यहां पर क्या बचा भाई, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये वाली टर्म हमारी इधर आएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो -3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम इधर ले आए। यहां पर मैंने ब्रैकेट इसलिए अप्लाई की है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, या तो मुझे अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने साइन चेंज नहीं किया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहां पर भाई। अभी हम कंपेयर कराएंगे इसको जर्नल इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कराएंगे तो आप देख सकते हैं a1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a1 इक्वल टू तो हो गया भाई 2 आपका। ऐसे ही b1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c1 इक्वल्स टू क्या हो गया, -7। सेम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। यहाँ पर x के साथ a2 है, यहाँ पर x के साथ क्या है, a माइनस बी। देखिए वेरिएबल आपका x y है। ठीक है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर ये रहा x। तो x को बाकी छोड़ करके सारा आपकी किसकी वैल्यू है, a2 की वैल्यू है भाई। तो a2 की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस बी हो गई है यहाँ पर। ऐसे ही b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये y का कोएफिशिएंट है, तो y यहाँ पर भी है, तो y के साथ जो नंबर है वो b2 की वैल्यू है। ऐसे ही c2 क्या होगा, जो पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर c2 क्या हो जाएगा हमारा, -3a प्लस बी माइनस 2। ये आपका क्या हो गया है, c2 हो गया है। अब हमें गिवन था कि सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसा है हमारा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 अपॉन इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वही ये कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि हमें गिवन है। तो इसके अंदर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। हमें गिवन था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसलिए हमने इस कंडीशन को यूज किया है। ठीक है, रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहां पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है भाई, a माइनस बी है आपके पास, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है, और b2 आपका क्या हो गया है, a प्लस बी हो गया है। सेम यहां पर c1 कितना हो गया है, -7 हो गया हमारा, और c2 कितना हो गया भाई, -3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये आपका c2 हो गया है। अब हमारा टारगेट था ए बी की वैल्यू निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन फर्स्ट 2 टर्म को इक्वल रख लेते हैं, फिर लास्ट 2 टर्म को इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि हमें जब तक इक्वेशन नहीं मिलेगी, मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि अननोन टर्म कितनी है, 2 है। तो इक्वेशन भी हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए, वो भी किसमें, ए और बी में। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट 2 टर्म को इक्वल रखेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर लास्ट 2 टर्म को इक्वल रखेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस फर्स्ट टर्म को इसके इक्वल रखे पहले, फिर सेकंड टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म के इक्वल रखे, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फर्स्ट 2 टर्म को इक्वल रख रहा हूं, तो क्या होगा मेरे पास, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 3 अपॉन a प्लस बी। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा भाई, एक रेशियो फ्रैक्शन इधर है, एक फ्रैक्शन इधर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को a प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, और 2 को b से करेंगे 2b। 3 को a से करेंगे क्या हो जाएगा, 3a, और 3 को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3b। अभी इन टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो यहां पर होगा 2a प्लस 2b, 3a इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और 3b भी इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0। अब आप देख सकते हैं कि लाइक टर्म आ गई आपके पास, प्लस का 2a है और माइनस का क्या है, 3a है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 3a प्लस का 2a, क्या बचेगा भाई, माइनस का a बच जाएगा।
ऐसे ही प्लस का 2b प्लस का 3b कितना हो जाएगा, प्लस का 5b और इक्वल टू क्या हो गया है, 0। इक्वेशन क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट। तो हमारे पास ए बी में फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास ये। अभी हम लास्ट टू टर्म को इक्वल रखेंगे, तो लास्ट टू टर्म को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 3/a प्लस बी इक्वल्स टू किसके होगा, -7/-3a प्लस बी -2 इसके इक्वल होगा भाई। तो आप देख सकते हैं माइनस से तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 को 3a से करेंगे कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा। 3 को b से करेंगे क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा भाई। और 3 को -2 से करेंगे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सेम यहाँ पर इक्वल टू में 7 को a से करेंगे क्या हो जाएगा, 7a और 7 को b से करेंगे क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। अभी हम इन टर्म्स को इधर ले आते हैं तो 9a प्लस 3b -6 था हमारे पास, 7a इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और 7b भी इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइक टर्म आ गई हमारे पास कुछ, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अभी। तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, प्लस का 9a और माइनस का 7a तो क्या बच जाएगा, प्लस का 2a बच जाएगा। ऐसे प्लस का 3b माइनस का 7b तो कितना बचेगा, माइनस का 4b। भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, ज्यादा किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस का लिख दिया। और साथ ही माइनस का क्या है हमारे पास 6 और इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन क्या बन गई है, सेकंड बन गई है भाई हमारे पास। अभी बोर्ड पर स्पेस कम है इसलिए इधर का हम मिटा लेते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं हम अभी। तो देखिए क्या होगा, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन आई आपकी ए बी में आ गई, इनको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब तक जो आपने मेथड पढ़ा है उनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आप। 3 मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और अभी आज क्या पढ़ा है हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाऊं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो कंडीशन हमने पढ़ ली है। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है वो बेस है हमारी किस पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पर, ठीक है। तो हम यही अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे रेशियो, तो इनका रेशियो लिख लेते हैं। हमारा a1 क्या आ जाएगा भाई, a1 क्या हो जाएगा, यहां से a1 हो जाएगा आपका -1। फिर से आप कंपेयर करा लें, इनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे कोएफिशिएंट लिख लें। तो अब यहां पर वेरिएबल हमारे a और b हो गए हैं, ठीक है। तो a और b हो गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। यहां पर a1 होता था पहले वाले के साथ, तो a1 तो कितना हो गया आपका -1। ऐसे ही b1 क्या हो जाएगा, b के साथ कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। और c1 यहां पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। बता रहा हूं यहां पर वेरिएबल हमारे क्या हो गए हैं, a b हो गए हैं। पहले यहां पर x y होते थे, ठीक है, अभी क्या हो गए हैं, a b हो गए हैं, ठीक है। बस तरीका वही रहेगा, वेरिएबल चेंज हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। सेम इसमें हम यहां पर 8 रहेगा हमारे पास 2 और b2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, b2 हो जाएगा आपका -4 और c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास -6 हो जाएगा, ठीक है। c2 कितना हो गया है, -6। अभी यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, b c a b, ये याद रखनी है। साथ ही आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में यहां पर मैंने x y और 1 लिखा था, क्योंकि इक्वेशन में हमारे वेरिएबल x y थे, इसलिए हमने x y और 1 लिखा। अभी वेरिएबल क्या है, यहां पर इक्वेशन में देखिए कौन सा एबीसीडी का अक्षर आ रहा है, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो x की बजाय लिखूंगा a, y की जगह लिखूंगा b और 1 तो आपका सेम 1 ही रहेगा। अब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो b का मतलब क्या हो गया, b1 b2। तो b1 b2 कितना है भाई, b1 तो है 5 और b2 कितना है -4। नेक्स्ट है आपका c, तो c का मतलब होगा c1 c2। तो c1 तो हो गया 0 और c2 कितना हो जाएगा -6। ऐसे a का मतलब है a1 a2, तो a1 तो कितना हो गया -1 और a2 कितना हो गया 2। नेक्स्ट है आपका b का मतलब b1 b2, तो b1 ये हो गया और b2 आपका ये हो गया, ठीक है। अभी इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह सोल्व कर लेंगे ऐसे, ठीक है भाई। तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से हमें मिला a, तो a के अपॉन में लिखेंगे, पहले किनको मल्टीप्लाई करेंगे इधर ऐसे, ठीक है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप पहले ऐसे करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर इस केस में आपने पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर इन दोनों को करोगे, यहां पर इन दोनों को करोगे। अगर आपने इस केस में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया है तो सेम इसमें करेंगे, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि इनमें तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इन दोनों को, और इसमें पहले इन दोनों को कर रहे हो फिर इनको, तो आंसर गलत आएगा। तो आप एक ही
चीज अप्लाई करें, अगर आप पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले डायगोनल की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही चीज बाकियों में कॉपी करें। तो -6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाऊंगा भाई, ठीक है। -4 को 0 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सेम यहाँ पर b अपॉन में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 0, माइनस अपनी तरफ से लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लस हो गया था तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया आपका पास, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। तो यहां से a अपोन में हमें कितना मिल गया है, -30 मिल गया है, b अपोन में कितना मिल गया है, -6 मिल गया है, और 1 अपोन में कितना आ गया है, 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -6 बचेगा भाई। अभी हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमने आगे क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 1 by 1 इक्वल रख लिया था, तो यही करेंगे, यहां पर भी इक्वल रख लेते हैं 1 by 1। आप क्या करेंगे, पहले इस टर्म को 1 वाली टर्म के इक्वल रखेंगे ताकि a की वैल्यू मिले, फिर b वाली टर्म को इसके इक्वल रखेंगे ताकि b की वैल्यू मिले। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी हमने जब सोल्व किया तो फर्स्ट 2 टर्म को रखा था, अगर यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म को रखते हैं तो b भी हमारी अननोन टर्म है और a भी अननोन टर्म है, तो दोनों को साथ रखेंगे तो दोनों की वैल्यू सिंगल कंपेयरिंग से थोड़ी ना आएगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि a की टर्म को 1 के इक्वल रखेंगे, फिर b की टर्म को 1 के इक्वल रखेंगे। वहां पर x y था इसलिए हमने x की टर्म को 1 के इक्वल रखा था, y की टर्म को 1 के इक्वल रखा था, तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट चेंज हो गए। वहां पर x y लिखा हुआ था, यहाँ पर a b, तो अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल चेंज होने से तरीका चेंज नहीं होता है भाई। तो पहले a अपॉन -30 को किसके इक्वल रखते हैं, 1 अपॉन -6 के, तो a अपॉन -30 को इक्वल रख देते हैं हम 1 अपॉन -6 के। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, -6 से, और -30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा a इक्वल्स टू -30 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो a इक्वल्स टू आपके पास कितनी वैल्यू आ गई भाई, 5 आ गई है। सेम इसी प्रकार से आपकी बार b वाली टर्म को इक्वल रखेंगे, तो b अपॉन में आपके पास क्या था, -6 था, इक्वल्स टू 1 अपॉन में भी कितना था भाई, -6 था। तो यहां पर भी हम कंपेयर कराएंगे, -6 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 भी हो जाएगा, ठीक है, और -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6 अपॉन -6, ठीक है, -6 से -6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 और b की वैल्यू आ गई है 1। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा हमने लिया था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है बेटा, इसलिए यहीं तक रखना पड़ेगा, लगभग 30 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लगभग जो हमने आज पढ़ा है उससे लगभग आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी बचते हैं इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।